आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो की शुरुआत सुशासन दिवस से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह, अजात शत्रु और भीष्म पितामह तो इसलिए कहा जाता है कि जिन्होंने 9 बार तो लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया, 2 बार राज्यसभा में किया। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि इन्होंने अपना अधिकांश वक्त तो संसद में ही गुजार दिया और उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से भी नवाजे गए, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत एक लोकप्रिय नेता तो थे ही, उनके जो जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में उनके 90वें जन्मदिन पर उन्हें यह सम्मान दिया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रणब मुखर्जी जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने सिफारिश की कि 25 दिसंबर 2014 से अब यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाए। और बच्चों, आपको यह भी बताऊंगी कि आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है, जिन्हें कि महामना कहा जाता है। महामना उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कभी नहीं कहा गया। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह उन्हीं का दिया हुआ है। चलिए अब हम सुशासन दिवस पर बात करते हैं कि ये जो सुशासन दिवस है इसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस। सुशासन, शासन तो आप सभी जानते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा जो कार्य किया जाए शासन है। सुशासन में जो सु उपसर्ग लगा है उसका मतलब है शुभ, अच्छा और मंगलकारी। अब ये समझना है अपन को कि ये जो सुशासन, अभी तक तो जितने प्रधानमंत्री थे सभी शासन कर रहे थे, पर सुशासन की परिकल्पना कैसे आती है। बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि यदि अपन भारतीय संदर्भ को देखें तो इसमें ये देखते हैं कि जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक भाव है उसमें आता है एक योगक्षेम। जैसे अपन कहते हैं ना, कुशल क्षेम पूछ लीजिए, अपन कहते हैं सब चीज सब कुशल तो है, ये चीज अपन अपने व्यक्तिगत परिचय में पूछते हैं। परंतु यदि अपन अब बात कर रहे हैं सुशासन की, तो जो योगक्षेम है ये दार्शनिक भाव है। यदि अपन देखें तो आपको मिलेगा ये इसमें भीष्म पितामह, यदि अपन देखें महाभारत में भी देखने को मिलता है। और उसके बाद से यदि अपन देखें तो यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद, उसमें कहा गया है कि एक प्रार्थना करता है राजा, जिसमें राजा ये प्रार्थना करता है कि मेरी प्रजा संतुष्ट रहे। यह जो शुक्ल यजुर्वेद में यह आता है 6.31 का, आप यदि वो देखेंगे संदर्भ तो उसमें शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि राजा प्रार्थना करता है ईश्वर से कि मेरी प्रजा संतुष्ट रहे, और यदि संतुष्ट रहेगी राजा को खुशी होगी। शांति पर्व में भी कहा गया है कि मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास राजधर्म के माध्यम से किया जाएगा। ये जो, और कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में सुशासन की कल्पना करी है। सुशासन था अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये थ्योरी दी गई, डॉक्ट्रिन थ्योरी दी गई और बताया गया कि हम किस माध्यम से सुशासन ला सकते हैं। जैसे एक उसमें ये कहा गया, शांति पर्व में कहा गया था, राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जब वो काल के प्रति उत्तरदायी होता है तो सुख के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो राजा को जनता के कल्याण के लिए सुखपूर्वक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, यही सुशासन है।
अब सुशासन का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य यह है राष्ट्र के भविष्य को आकार देना। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के लिए जो सुशासन की कल्पना करी गई और उसका उद्देश्य ये था गतिशील समाज का निर्माण करना, नागरिकों की भागीदारी और संसाधनों का इष्टतम प्रयोग। अपन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में देखा जो भी योजनाएं बनी और आज भी जो बन रही हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी आरएसएस से जुड़े हुए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, क्योंकि उन्हीं को वो अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं आदर्शों को लेते हुए उन्होंने अपने कार्य में उन नीतियों को लाने का प्रयास किया ताकि हम क्रियान्वयन कर सकें। और जब शासन की नीतियां बनती हैं और उसी आधार पर क्रियान्वित होती हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें आसानी होती है। अब बच्चों मैं ये बताना चाहूंगी कि यदि अपन सुशासन को देखें कि सुशासन के कुल 8 सिद्धांत हैं। जैसा मैंने इधर बताया उद्देश्य में, तो पहला है इसमें भागीदारी। भागीदारी किसकी होगी? स्वाभाविक है शासन करने वालों की और जनता की भागीदारी होगी। और उसके बाद है कानून का शासन होगा, ठीक है। फिर अपन ने देखा भागीदारी और समावेशिता। देखिए एक बात अपन अब इस समय वर्तमान संबंध में अपन देखते हैं, समावेशी भारत की जो अपन बात करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास। तो देखिए आज अपन अटल बिहारी वाजपेयी की डॉक्ट्रिन थ्योरी पर बात कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि हमें आगे चल के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी हमें डॉक्ट्रिन थ्योरी हम विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए और पाठ्यक्रम में आएंगी, क्योंकि वही एक तरीका है जो सुशासन को लेते हुए आज आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जैसे इसमें देखा है प्रभावशीलता और दक्षता, उत्तरदायित्व। ये जो जवाबदेही वाली बात आ रही है, जवाबदेही किसकी, किसके प्रति? स्वाभाविक है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जब संसद में बैठते हैं, नीतियां बनती हैं, तो वो उनकी जवाबदेही जनता पर बनती है। और जनता भी चाहे तो अपने मैं अक्सर आपको पढ़ाते समय ये कहती हूँ, जैसे कि उस समय जब अपन सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उस समय की जनता और शासन में ये अनुबंध हुआ था कि आप मुझे ऐसा शासन दीजिए। और आज हम क्या करते हैं, उस समय उसी तरह लोकतंत्र आया और आज हम देखते हैं कि जो दल है अब उनके घोषणा पत्र रहते हैं, उन घोषणा पत्रों से यदि हम सहमत हैं उन्हें हम सरकार बनाने का मौका देते हैं। देखिए वर्तमान सरकार का घोषणा पत्र हिंदू राष्ट्रवाद का तो सवाल ही है, और दूसरा राम जन्मभूमि विवाद, राम जन्म मंदिर 22 जनवरी को हम पूरा विश्व देखेगा कि उस परिकल्पना को हम कैसे साकार करते हैं। तो ये जो सुशासन है राजनीतिक दल विशेष की घोषणा पत्र पर भी आधारित होता है और उस आधार पर हम उत्तरदायित्व अपनी जवाबदेही हम अपने करते हैं। अब बात आती है पारदर्शिता की। पारदर्शिता यदि है तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम बना था वह इसी आधार पर बना था कि हम उसको देख सकें, ताकि हम कह सकें कि हमने हमारे प्रशासन में पारदर्शिता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखें तो 1998 में जब परमाणु परीक्षणों की बात आ रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कहा गया था पहले उपयोग नहीं, हमको परमाणु नीति का जो फॉलो करना है, मार्गदर्शन करना है, पहले उपयोग नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा फेमस कोटेशन कहते हैं, उन्होंने एक बार संसद में कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। ये उनका बड़ा फेमस कोटेशन था।
अटल जी ने एक बार कहा था कि भारत में भारी जनभावना यह थी कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं की जा सकती जब तक कि वह अपनी विदेश नीति के साधन के रूप में आतंकवाद का उपयोग बंद नहीं कर देता। उस समय मुशर्रफ जी को खाली हाथ वापस भेजा गया था और कश्मीर की जटिल समस्या को हल करने में, यह भी एक बड़ा फेमस कोटेशन है वाजपेयी सिद्धांत में, ये जो अपन डॉक्ट्रिन पढ़ रहे हैं उनकी डॉक्ट्रिन थ्योरी, कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, मानवता, शांति और कश्मीर लोगों की जो पवित्रता है कश्मीरी लोगों की, उसके सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। और उन्होंने क्या भारत की एकता, पूरे विश्व की एकता को साकार करने का प्रयास किया। और जितनी भी अपन योजनाएं देखें, मान लीजिए ये अपन देखते हैं सुशासन के अंतर्गत लोगों की इस तरह सेवा करना जिससे उनकी सभी अपेक्षाएं संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पूरी होनी चाहिए, सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना। और उनका ये कारण इसलिए भी था अटल जी का कि भावी पीढ़ियों की, जैसे मैंने कहा, राष्ट्र को आकार, भविष्य को आकार देना, तो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनना। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावी पीढ़ियां जो अपन देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सामने हैं, तो इसी तरह जो उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मॉडल बनाया, वो प्रधानमंत्री बने, उनके प्रधानमंत्रित्व मॉडल को माननीय लोगों ने अपनाया और भावी पीढ़ियां उसी सुशासन को आगे बढ़ाते हुए चली रही हैं। जैसे आप अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नदियों को जोड़ना, अभी जो केन बेतवा नदी परियोजना है उसी के आधार पर है, राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, सूचना का अधिकार जैसे मैंने आपको बताया तो 2005 में हुआ, नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना भी सुशासन का, गुड गवर्नेंस का एक अपना अनूठा उदाहरण है। और मेक इन इंडिया ये भी, और गुड गवर्नेंस जैसे एक स्मार्ट, SMART, स्मार्ट में आप यदि देखिए, गुड गवर्नेंस को आप स्मार्ट में भी देख लीजिए। स्मार्ट में अपन क्या देख रहे हैं, सिंपल, M में आप देखिए मॉरल, A में देखिए अकाउंटेबिलिटी, R में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और T में देखिए ट्रांसपेरेंसी। यही सब चीजें अभी जो मैंने बताया उन पर आ जाता है। ये जो स्मार्ट गवर्नमेंट कह लीजिए, गुड गवर्नेंस कह लीजिए, सुशासन कह लीजिए, यह सब जो परिकल्पना हुई उसे साकार करने का प्रयास वही व्यक्ति कर सकता है जो एक उत्कृष्ट सांसद हो, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय तो संसद में गुजारा हो और जो डाउन टू अर्थ हो, वही व्यक्ति भारत में इस तरह का विकास कर सकता है। तो अभी तक आपने वीडियो में ये देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस क्यों मनाया, क्योंकि इसमें वीडियो में एडिट हो रहा है, इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है उनका ये 100वीं जयंती है, क्योंकि 25 तारीख को छुट्टी रहेगी, इसलिए हम सुशासन दिवस को आज हम प्रशासन के अंतर्गत पढ़ करके, और हम पॉलिटिकल साइंस के जितने विद्यार्थी हैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस इसलिए मनाया जाता है कि वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे और यदि प्रधानमंत्री की तरफ में देखा जाए तो 10वें प्रधानमंत्री, ठीक है। उनका ये कहना था सुशासन दिवस के लिए कि जब वो अपने कार्य किया करते थे तो उनका कहना था देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, तो जो राष्ट्र देव है, जो राष्ट्र देव है, हम उसकी पूजा हमें ऐसी करनी चाहिए कि खुद को समर्पित हमें देश के प्रति कर देना चाहिए। अब वो किसके प्रति उनका लेना है, मानव अधिकार के प्रति, कानून का शासन ढंग से होना चाहिए, समाज की आवश्यकताओं का सम्मान होना चाहिए। समाज की आवश्यकताएं कौन है, हम और आप हैं, समाज है ना, हम हैं नागरिक, तो हम नागरिकों के लिए वो सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, ठीक। और यदि हमने सरकार चुनी है तो हम नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है। तो जो सुशासन दिवस है यह सरकार के लिए तो है ही, हम नागरिक
ज्यादा प्रतिबद्धता से कार्य कर सके। ठीक है, तो ये जो एग्जाम में आपका लोक प्रशासन के अंतर्गत सुशासन पर टिप्पणी भी आ सकती है और सुशासन पर पूरा एक 14 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, तो अपन ने आज ये जो देखा कि सुशासन दिवस लोक प्रशासन के अंतर्गत कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।